न्यूमेरिकल्स करने के बाद अब बारी आ गई है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स की, क्योंकि नेशनल इनकम सिर्फ न्यूमेरिकल्स का खेल नहीं है, थ्योरी का भी उतना ही मेल है। पिछले 3 बार से जब जब बोर्ड एग्जाम हुए थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल दोनों का कॉम्बिनेशन आया है। तो आज हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को यहां पर देखने वाले हैं और देखते हैं कि नेशनल इनकम की थ्योरी में कितना दम है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स और टिप्स। चलिए टर्म 2 की तैयारी करते हैं, क्योंकि पेपरों में फोड़ना है। नेशनल इनकम के बारे में आपने और मैंने काफी दिनों से देख लिया। अब नेशनल इनकम 2 प्रकार की होती है। पहले इसको थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का सरकार का मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि सरकार यह पता कर सके कि भारत में प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है। क्या है? प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ रही है। अब एक चीज समझना, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी। अब प्रोडक्शन कैपेसिटी चेक करते समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, वो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस का बदलना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं आपसे पूछूं कि 50,000 एक नेशनल इनकम है 2021 की और 10,000 नेशनल इनकम है 2022 की, तो अब ये बताओ कि इन दोनों में से नेशनल इनकम ज्यादा कहां पर है? आप बोलोगे सर नेशनल इनकम 2021 में ज्यादा है। बोलो हाँ सर, ये कोई पूछने की बात है? देखो, बट बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा फ्लक्चुएट करूं और ऐसा दिखा दूं कि 2021 के अंदर प्राइस जो था वो था 100 रुपए, क्वांटिटी जो बिकी है वो बिकी है 500, तो यहां से बन के आपका नेशनल इनकम 5,000 आ गई। बोलो हाँ, 50,000। ठीक है, 100 रुपए का दाम था और क्वांटिटी 500 बिकी, आपकी नेशनल इनकम कितनी आ गई? 50,000। और 2022 के अंदर जो प्राइस है वो है 20 रुपीज और जो क्वांटिटी है वो है 500। सेम टू सेम यहां पर नेशनल इनकम कितनी आ गई? 10,000। तो दिखने में तो ये ज्यादा है ये कम है, पर अगर बेसिक पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों जगह क्वांटिटी कितनी बिक रही है? 500। तो यहां पर जो नेशनल इनकम को चेंज करने वाला इतना बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर है प्राइस फ्लक्चुएशन। अब ये प्राइस फ्लक्चुएशन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जिसको सरकार को उठा के बाहर पटकना पड़ता है अगर एक्चुअल प्रोडक्टिविटी जज करनी है तो इसके लिए सरकार ने नेशनल इनकम 2 टाइप्स की बताई। पहली है नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब क्या है? आज के दामों के हिसाब से आप नेशनल इनकम काउंट कर लो। मतलब फॉर एग्जांपल आज प्राइस कितना है, मान लेते हैं आज प्राइस है हमारा 100 रुपए। कितना है? 100 रुपए। तो हमने क्या करा, क्वांटिटी मान लेते हैं हमने सेल करी है 500 ही पकड़ते हैं इसको, है ना। तो नेशनल इनकम करंट प्राइस का मतलब है कि आप 100 रुपए के दाम पे नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लो, कितनी आएगी? 50,000 से, ऐसा नो। इसको हम कहते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नॉमिनल नेशनल इनकम। ये वो नेशनल इनकम है जो कि प्राइस की वजह से बदल जाती है। मान लो प्राइस 100 की जगह 200 हो गया, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पर नेशनल इनकम बूस्ट हो गई क्योंकि महंगाई बढ़ गई। समझ में आ रहा है मेरी बात? बोलो हाँ। ये क्या कहलाती है? नॉमिनल नेशनल इनकम। क्योंकि ये प्राइस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होती है, इसलिए ये इकोनॉमी की ट्रू कंडीशन को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाती। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब सरकार को यह पता चला कि यह तरीके की नेशनल इनकम यानी कि आज के दामों पर कैलकुलेट करने वाली नेशनल इनकम सही पिक्चर नहीं दिखा रही है, तो सरकार ने एक नया कॉन्सेप्ट लगाया जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। सरकार एक बेस ईयर बना देती है। क्या बना देती है? बेस ईयर। बेस ईयर का मतलब वो ईयर जो किसी भी प्रकार के प्राइस फ्लक्चुएशन से फ्री है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि हमने 2011 और 12 को बेस ईयर पकड़ लिया, तो हमने ये बोला कि 2012 में प्राइस कितनी थी? मान लेते 20 रुपए। तो आप क्या करो, आज की क्वांटिटी को 20 रुपए के प्राइस पे कैलकुलेट करो, 100 रुपए के पे नहीं। क्योंकि जो ये 80 रुपए का चेंज है ना, ये महंगाई का चेंज है, ये प्रोडक्शन का चेंज नहीं है। तो नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि नेशनल इनकम को बेस ईयर के प्राइस पे कैलकुलेट करना, चाहे वो कोई से भी साल की हो। ये एक ऐसी नेशनल इनकम है जिसके अंदर प्राइस फ्लक्चुएशन तो हो ही नहीं रहा,
क्योंकि हम आज के प्राइस को कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो ये नेशनल इनकम एक बेहतर आउटपुट शो करती है, एक बेहतर पिक्चर शो करती है आपके इकोनॉमी की। क्लियर हो गया? इट इज द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन ईयर मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइस, यानी कि प्राइस ऑफ बेस ईयर। यानी कि आप आज के साल की नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, पर जो प्राइस कंसीडर करोगे वो उस बेस ईयर का ही कंसीडर करोगे, सो दैट आपकी नेशनल इनकम जो इंक्रीज होगी वो प्रोडक्टिविटी की वजह से इंक्रीज होगी। यानी अगर यहां पकड़े तो यहां से नेशनल इनकम 10,000 है। अगर आपको अगले साल अपनी नेशनल इनकम बढ़ानी है तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस तो 20 की 20 ही दिखेगी, क्योंकि हम बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे समझ। अगला जो तुम्हारा टॉपिक आता है वो आता है जीडीपी एंड वेलफेयर। बेसिकली हमारी एक मेंटालिटी है कि भारत का जीडीपी बढ़ा दो, भारत बेहतर हो जाएगा। पर क्या ये मेंटालिटी सही है? नहीं। क्या हमें लगता है कि प्रोडक्शन के बढ़ने से, जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर बढ़ता है? वेलफेयर का सीधा साधा मतलब बेसिकली होता है कि लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे। क्या हो रहा है? लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे, एक बेहतर जिंदगी का आवागमन चल रहा है जिंदगी के अंदर। आप समझो, बेसिकली जीडीपी जो होता है वो एक इकोनॉमी की पूरी कंडीशन रिफ्लेक्ट तो कर देता है, क्योंकि जीडीपी का मतलब क्या होता है? फाइनल गुड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब अगर अच्छा प्रोडक्शन होगा, देखो साइकिल कैसे चल रही है, अच्छा प्रोडक्शन होगा यानी कि जीडीपी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों को मनी मिलेगा, मनी मिलेगा तो वो एक्सपेंडिचर करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो इकोनॉमी बेहतर चलेगी और वेलफेयर होगा। ये एक तरीके की एक प्रोसेस हो गया जिसको हम जीडीपी एंड वेलफेयर का एक कॉन्जिक्यूटिव प्रोसेस समझते हैं। देखो जैसा ये प्रोसेस है ना, उसी प्रकार से तुम्हारे लिए भी एक वेलफेयर का प्रोसेस है। जीडीपी और वेलफेयर साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे इस बात की तो मैं गारंटी नहीं दूंगा, पर हाँ टर्म 2 में तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आ सकते हैं, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट पिन कर रखी है, उसको जाके देख लेना, तुम जन्नत का एहसास हो जाएगा। अच्छा एक चीज समझो, ये बात सही तो है पर 100% सही नहीं है। मतलब जीडीपी बढ़ने से वेलफेयर होगा ये कंपलसरी नहीं है। क्यों नहीं है? 5 पॉइंट ऐसे लेकर आया हूं जिन पॉइंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि हाँ भाई जीडीपी और वेलफेयर है ना, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम नहीं है। पॉइंट नंबर 1 ये बताता है कि जीडीपी जो है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है। मतलब हमारी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अगर किसी इकोनॉमी को वेलफेयर बूस्ट करना है तो ये तीनों सेक्टर बराबर ग्रोथ रेट से बढ़ने चाहिए। पर जीडीपी यहां पर भी बढ़ सकता है, जहां पर प्राइमरी सेक्टर चल ही नहीं रहा हो और टर्शरी सेक्टर स्पीड में भाग रहा हो तो भी आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। तो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है, इसलिए जीडीपी और वेलफेयर एक साथ नहीं हो सकते। पॉइंट नंबर 2, चेंज इन प्राइस। अभी हमने यहां पर पढ़ लिया कि नेशनल इनकम एट करंट प्राइस के अंदर अगर दाम बढ़ जाते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाए बिना भी हम नेशनल इनकम को बढ़ा सकते हैं। कैसे? महंगाई करके। महंगाई कर दो, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस बढ़ जाएगा। सो बेसिकली प्राइस बढ़ने की वजह से अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो ये वेलफेयर के लिए खराब है, क्योंकि जब चीजें महंगी होती जाएंगी तो लोगों के लिए उनको खरीदना और मुश्किल बनता जाएगा। तीसरा है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब वो चीजें जो कि पैसे के मामले नहीं आते, आपने किसी की मदद कर दी, किसी की भलाई कर दी। भारत विविधताओं का देश है, ये एक ऐसा देश है जहां पर हम लोग ट्रेडिशन के नाम पर लोगों की भलाई करते हैं, खुशियां बांटते हैं, पर ये खुशियां, ये भलाई, ये जीडीपी में कहीं भी काउंट नहीं होती है। सो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज आर नॉट काउंटेड इन जीडीपी, बट वेलफेयर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत अपनी संस्कृति के लिए माना जाता है, अपने पैसे के लिए नहीं। अगला पॉइंट आता है एक्सटर्निटी। सब में पता है ये पॉइंट मैं जब भी देखता हूं ना मुझे गम आता है, बहुत भयंकर गम आता है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसने बोर्ड एग्जाम के अंदर मेरे 2 नंबर खाए थे। बेसिकली जब मेरा बोर्ड एग्जाम था ना तो एक डायरेक्टली पूछ लिया था व्हाट इज एक्सटर्निटीज, और भाई साहब मैं भूल गया उस समय क्या होता है, क्योंकि रट के गया था, समझ के तो गए कम थे। ठीक है, तो बेसिकली 2 नंबर ये मेरे खा गया था। तो एक्सटर्निटीज का मतलब क्या होता है समझना। एक्सटर्निटीज का मतलब वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको पनिश नहीं किया जा सकता, नहीं आपको कोई रिवॉर्ड दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन हो रहा है, अब पॉल्यूशन होने से जीडीपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
कोई 1% का फर्क नहीं पड़ेगा, बट पॉल्यूशन बढ़ने से हमारे वेलफेयर पे जरूर इंपैक्ट पड़ जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां पर जो चीजें एक्सटर्निटीज के अंदर आती हैं वो चीजें जीडीपी को अफेक्ट नहीं करती, पर वो चीजें वेलफेयर को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाती है। लास्ट है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। भारत तो इसमें कलाकार है, हमें बड़े मजे आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ाने में, है ना। इधर देखो, तो अगर हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है और जीडीपी ग्रोथ रेट कम है तो क्या होगा? काहेगा वेलफेयर, बर्बादी और छा रही है। मान लो हमने इस साल 50 लाख नौकरियां नहीं निकाली, सुन के कितना बड़ा नंबर, 50 लाख न्यू नौकरी, और ये पता चला हम 5 करोड़ पॉपुलेशन और बढ़ा गए, तो ये मान के चलो 90% जनता तो फिर बेरोजगार हो गई। नई वाली, पुरानी वाली तो और भूल जाओ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है इन कंपैरिजन टू योर जीडीपी ग्रोथ, तो वेलफेयर नहीं होगा, तो बर्बादी होगी। तो इसलिए जीडीपी और वेलफेयर ऑल्दो साथ साथ चल सकते हैं, बट इन 5 पहलुओं पे जीडीपी और वेलफेयर का कोई साथ नहीं है, ये दोनों बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो अगली बार अगर किसी नेता के भाषण में आपको ये देखने को मिले ना कि हमने जीडीपी इतनी बढ़ा दी है, तो एक सवाल जरूर पूछ लेना, जनाब जीडीपी तो बढ़ाई है, वेलफेयर इसकी बात कहां आई है? सवाल को आज के लिए बस इतना ही। अगर फ्री क्लास अटेंड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ। संडे को हम लोग लेकर आ रहे हैं इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्लास, कंप्लीटली फ्री है। गूगल शीट का नीचे लिंक है, उसमें मिल जाएगा। गौरव जी का कोड लगाना, फ्री के अंदर एंट्री पाना। टर्म 2 छोड़ना नहीं है, पकड़ के खींचना, तोड़ना है, मरोड़ना है। आपसे मिलते बाल को अगली वीडियो के साथ। अनअकैडमी प्लस से आइकॉनिक ज्वाइन करें फॉर लाइव प्रीमियम क्लासेस। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, गुड नाइट, बाय बाय। अब इंट्रो की बारी, सॉरी आउट्रो की।